तो बच्चों आइए, आज हम अंबर भाग 1 कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक पाठ समझने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, इसके लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी। ये व्यंग्यात्मक उनका लेख है। व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक का मतलब है कटाक्ष। व्यंग्यात्मक लेख है। व्यंग का मतलब ही है कटाक्ष। देखे पाठ, खाना खिलाना हम हिंदुस्तानियों का प्रिय शौक है। जन्म, मृत्यु, शादी, सालगिरह, तीज, त्योहार सब खाने के सुविधाजनक बहाने हैं। आप लोग जानते हैं कि कब हिंदुस्तानी लोग खाना खिलाते हैं? जन्म, मृत्यु, शादी, सालगिरह, तीज, त्योहार, ये सब अवसरों पर। आपको पता है ऐसा ही एक अवसर आता है कि लेखक के घर उनके एक शिशु, एक बच्चा जन्म लेता है। अब क्या है, उनको तो खाना खिलाना पड़ेगा ही। तो ऐसे ही आस पड़ोस के लोग, उनके दोस्त बंधु जितने हैं सब खाना खिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना निकाल करके उन सब से बच निकलते हैं। अब ऐसा ही एक अवसर आया, उनकी पत्नी भी कहती है कि तुरंत का दान महाकल्याण होता है, आपको खाना खिलाना ही है। यानी जन्मोत्सव, बच्चे का जन्मोत्सव मनाना ही है। अब इस बात को काटने के लिए, इस बात से बच निकलने के लिए लेखक ने नई तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि उनकी साड़ी जो लाई है, उनकी साड़ी जो लाए हैं ये, वो कैसी है, बहुत सुंदर है। और उसके अलावा उनकी सहेली की बात। लेकिन पत्नी जो है अपनी बात पर अटल है। वह कहती है कि आपको पार्टी यानी खाना खिलाना ही है। चाहे नौबत कर्ज की आ जाए तो आप कर्ज ले लीजिए, लेकिन खाना खिलाना ही पड़ेगा। यहाँ उनका कन्ने काटना नहीं बना, यानी बच निकलना मुश्किल हो गया। अब वे सोच में पड़े कि कैसे क्या किया जाए। ये दूसरा पैराग्राफ में है, साड़ी वाला और उनकी सहेली की बात की चर्चा वाला। लेकिन पत्नी अड़ी रही। अब वे एक बुद्धि निकालते हैं, कौशल निकालते हैं, क्या किया जाए। उनको पता है कि उस शहर में एक सेठ मशहूर, यहाँ देखिए मशहूर धन्ना सेठ हीरामल जी रहते हैं। उनको याद किया लेखक ने और सोचे कि क्यों न उनसे मिलूं, क्योंकि वे तो कुछ अच्छे काम भी कर लेते हैं। पिछले दिन क्या हुआ, उन्होंने एक पुराना हनुमान मंदिर था जिसका जीर्णोद्धार किया था, यानी मरम्मत। जीर्णोद्धार का मतलब है मरम्मत किया था। तो क्यों ना उनसे मैं मिलूं, और हफ्ते में वे फ्री का भोजन भी कराते हैं। अगर मैं उनसे मिलता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि क्या होता है, क्रिकेट का खेल अगर होता है, कोई कविता लिखता है तो स्पॉन्सर करने वाले लोग मिल जाते हैं। अगर वे हमारे भोज के आयोजन में स्पॉन्सर कर देते हैं, यानी शिशु के भोज के आयोजन में अगर स्पॉन्सर कर देते हैं, और बोर्ड में आप जानते हैं कि वो बोर्ड लगा हुआ रहता है, तो उस पर लिख दूंगा कि सौजन्य से सेठ हीरामल जी। ऐसा उनका सोच आया कि अगर उनसे मिलता हूं तो मेरा काम निकल जाएगा। तो क्या होगा, इधर देखिए, इससे 3 in 1 से हमारी अर्धांगिनी का अरमान, सेठ जी का दान और अपना निजी कल्याण तीनों पूरे हो जाएंगे। यानी वे जो चाल चले और वे अगर सफल हो जाएंगे तो क्या होगा कि उनकी पत्नी का भी इरादा जो था, अरमान, इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी। सेठ जी का दान और उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे ही है, अब इनसे मिलना है, सेठ हीरामल जी से मिलना है। सेठ हीरामल जी से मिले तो कैसे मिले? उन्होंने बहुत कोशिश की, कैसे मिलना है, कैसे उनको जाना है। उन्होंने यह तो सुन रखा था कि बड़े बड़े मीटिंग में आते हैं, लेकिन वो कब आएंगे, कैसे मिलना है, यह सब तो मुश्किल की बात है। तो उन्होंने क्या किया, देखिए पहले टेलीफोन डायरेक्टरी बड़े फायदे की चीज है। टेलीफोन डायरेक्टरी जिसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, ऐसे नंबर वे ढूंढते हैं। डायरी सिर्फ सच का संकेत भर देते हैं। हमें एक श्यामलाल जी का नंबर मिला, और उन्होंने एक श्यामलाल जी जो उनके सहायक होंगे या प्रबंधक होंगे, कुछ भी है, श्यामलाल जी का नंबर मिला। तो वहां उन्होंने डायल किया, नंबर लगाया, लेकिन वहां से उत्तर आया कि वे तो
उनको उत्तर आया वे तो कब का गुजर गए हैं, यानी स्मशान से उत्तर आया। आप समझ गए। बाद में पता लगा कि श्यामलाल जी 2 साल पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं। ठीक है, ऐसे वे असफल हुए। अब आगे देखते हैं। अपने असफल प्रयासों से वे निराश नहीं हुए, वे अपना कोशिश जारी रखे हैं। तब उनको पता चला कि हीरामल जी का एक मंदिर है, वहां पुजारी भी उनका काम करता है, तो क्यों ना उस पुजारी से मिल लूं और पुजारी से उनका परिचय पूरा तो हमें मिल ही जाएगा। ऐसी उनकी सोच थी, ऐसी उनकी विचार थी, ऐसी उनकी इच्छा थी। पुजारी जी से मिलेंगे तो सेठ हीरामल जी का पूरा पता, एड्रेस मिल जाएगा। तो देखे क्या होता है, शहर से दूर वे मंदिर में पहुंचते हैं पुजारी से मिलने के लिए। हनुमान जी के साथ हमने पुजारी जी की भी पूजा की। मिलते हैं, पता लेते हैं, तो क्या होता है, पुजारी जी थे नवजुवक। तो अब उस नवजुवक बेचारा क्या हुआ था कि उस सेठ हीरामल जी के पास नौकरी की तलाश में गया था, और ऐसे सेठ हीरामल जी ने उसको ऐसा नौकरी दी कि मंदिर का पुजारी बना दिया, और गांव से बहुत दूर, और वहां उनका रहने के लिए एक कमरा है, मंदिर तो है ही है, एक कमरा है, एक साइकिल रख दिया है, और वेतन के हिसाब सैलरी उसका क्या होगा कि चढ़ावे में जो कुछ मिलेगा वो पुजारी जी को होगा। तो अब ऐसी बात सुनकर के लेखक को तो अफसोस होता ही है पुजारी के प्रति। फिर भी पुजारी ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, वो आते हैं, सेठ हीरामल जी आएंगे, कल ही आएंगे ईश्वर को घूस देने। हाँ, और ईश्वर को घूस देने मतलब यहाँ भोज का आयोजन करते हैं और भूखे भी आते हैं, तो आप कल आ जाइए। लेकिन वे ऐसे तैसे आदमी से नहीं मिलते हैं, आप एक साधारण आदमी है, ऐसे तैसे, वे बड़े बड़े अफसर नेताओं से मिलते हैं। तो उसके लिए ये क्या है, लेखक सोचते हैं कि नहीं, मैं तो ठीक है अपना चेहरा ही क्यों न बदल लूं। उन्होंने नेता का स्वांग भरा। नेता का मतलब आप समझते हैं जिस प्रकार से नेता का पोशाक होता है, वो ऐसा पोशाक लगा करके आए जहां सेठ हीरामल जी का भोज चल रहा था। तो उनसे मिले, बैठे, परिचय तो अभी नहीं, बाद में हुआ। तो परिचय बाद में हुआ, पहले बैठे हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं। तो सेठ हीरामल जी उनको संकेत करके कहते भी हैं कि जाइए आप भी भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने नानुकुर की। उसके बाद में बोलते हैं कि ठीक है, अगर इतराज, सेठ हीरामल जी कहते हैं अगर आपको इतराज है तो मैं अलग से प्रबंध करा देता हूँ। तो वे बोले, लेखक बोले कि नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये अपना जो सोच थी, इनकी जो सोच थी, जिस उद्देश्य से ये गए थे, ये बताते हैं। और तब सेठ हीरामल जी पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मोहल्ले का एक नेता हूँ, आप क्या करना चाहते हैं। तो सेठ हीरामल जी कहते हैं कि मैं आपसे स्पॉन्सर करवाना चाहता हूँ, होर्डिंग में आपका नाम लिख दूंगा सौजन्य से सेठ हीरामल जी का, इससे। तो उन्हें पूछते हैं कि मेरा क्या फायदा होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, लोग आपकी आरती उतारेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसे तैसे नेताओं से नहीं मिलता। इस प्रकार से सेठ हीरामल जी से उनकी कोई मदद नहीं मिलती है। अब लेखक क्या होता है, लेखक सोचता है कि अब ऐसे लोग हैं, बहुत कोशिश किया था कि मैं अपना खाना खिलाने के लिए सफल हो जाएंगे, क्योंकि भोज का आयोजन करने में उनको सेठ हीरामल जी मदद कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आगे देखिए क्या होता है कि बड़े लोग तो भोज का आयोजन करते हैं, आसानी से कर लेते हैं। हाँ, लेकिन निम्न वर्ग तो इसका सोच भी नहीं कर सकते हैं। मध्य वर्ग के लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, ये तो कंपटीशन में रहते हैं। हाँ, कि मैं भी क्यों ना भोज का आयोजन किया, और वो जैसे तैसे करते हैं, कर्ज उधार इत्यादि से। तो यहाँ लेखक इस पैराग्राफ में या इस पंक्ति में लेखक कहता है हलवा संस्कृति। हलवा संस्कृति का लेखक ने मेंशन किया है। तो मुफ्त में खाना खिलाकर
लोकप्रियता बटोरना ही हलवा संस्कृति है। आप लोग याद कीजिए, मुफ्त में खाना खिलाकर लोकप्रियता बटोरने को ही हलवा संस्कृति कहते हैं। वे जो लोग मुफ्त में खाना खिलाते हैं क्या करते हैं, दिल खोलकर खाना खिलाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी उनका एक उद्देश्य या एक मकसद होता है। क्या होता है, इससे वे अपना काम निकालते हैं या नाम कमाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। लेखक ने ऐसा इसे हलवा संस्कृति कहा है। और उसके बाद है चवन्नी अठन्नी की बात है। चवन्नी अठन्नी की बात है। चवन्नी और अठन्नी आपको याद करना पड़ेगा। पहले पॉइंट्स होते थे 4 आना और 8 आना। तो उधार लेकर के मौज मनाना हर हिंदुस्तानियों की आदत है। उधार लेकर के मौज मनाना हर हिंदुस्तानियों की तो आदत बन गई है। तो क्या है, और उधार पर ही हमारी सांस और जिंदगी टिकी हुई है। हमारी सांस और जिंदगी चलती है। तो ऐसा क्या होता है, ये उधार लेकर के बच्चे का जन्मोत्सव अगर मनाया जाए तो इसमें हो हल्ला या शोरगुल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेखक यह भी कहता है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, अगर हम उधार ले लेते हैं तो छोटे मोटे घोटाले से तो देश चलता ही है। घोटाला, हवाला, ये सब करप्शन है, चलता ही है। और उधार अगर लिया जाए, अगर कर्ज में भी पड़ जाए, अगर हवाला भी हो जाता है इतना बड़ा देश में, तो औसत प्रति व्यक्ति चवन्नी अठन्नी भी नहीं पड़ती है, यानी पार पीपुल चवन्नी अठन्नी भी नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से आज जो है फैशन के युग में खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक इसी पर आधारित है। इसी पर आधारित है, कैसे लोग कंपटीशन में, कैसे लोग खाना खिला करके अपनी लोकप्रियता बटोरे। उनके पास अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं भी है तो दिखाने के लिए ऐसे करते हैं। तो इस प्रकार से यह पाठ का अंत है। तो बच्चों, इस प्रकार से यह पाठ को आपको हर चैप्टर, हर लाइन को पढ़ना है। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं आगे आपको और ज्यादा अच्छा से समझाने की कोशिश करूं। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।